नमस्कार मित्रों, मैं दीपक द्विवेदी, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच। हमने राष्ट्रीय आंदोलन की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। पिछली श्रृंखला में हमने चर्चा की थी उदारवाद पर। इस बार हम चर्चा करेंगे उग्रवाद पर। चर्चा करेंगे कि उग्रवाद क्या है और इस उग्रवाद की विचारधारा क्या है और इस उग्रवाद का योगदान क्या है और इसका मूल्यांकन क्या है। तो इस उग्रवाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा था पिछले बार उदारवाद पे हमने बात की थी, उनका उद्देश्य भी बड़ा नेक था। वो भी भारत के विकास के लिए और भारत की जो दुर्दशा थी उसके लिए बड़े चिंतित थे। उनके तौर तरीके यद्यपि कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, परंतु जैसा कि हमने पिछले बार चर्चा की थी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जिस पर आने वाले समय में उग्रवाद और गांधीवाद उसी पर पनपने लगे। तो उदारवादियों के हम योगदान को कहीं से नकार नहीं सकते हैं। हर बार हर दौर है, हर विचारधारा है और हर विचारधारा का इस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है। सबने अपनी आहुति किसी न किसी रूप में जरूर दी है। तब किसी भी के योगदान को कमतर नहीं मान सकते हैं। उग्रवादी जो विचारधारा है वो मूलतः राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज्य की बात करती है। ये तीन प्रमुख बिंदु हैं इस उग्रवाद के: राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज्य। अब प्रश्न उठता है कि ये विषय क्यों है। ये विषय इसलिए है कि वो विदेशी शिक्षा पर भरोसा नहीं करते। भरोसा नहीं, अंग्रेजी के विरोधी हैं। स्वदेशी क्यों? जिससे भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि उदारवादियों ने बताया कि भारत की दुर्दशा जो है उसका कारण है अंग्रेजी नीतियां, चाहे वो भू राजस्व नीति हो, धन का निष्कासन हो, अनौद्योगिकरण। तो उन्हें समस्या बताई, समस्या का कारण बताया, पर वास्तव में उग्रवादियों ने उस समस्या का हल बताया कि स्वदेशी को अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन स्वदेशी के साथ साथ एक मंत्र और साथ साथ आएगा, वो होगा बहिष्कार। जब तक आप विदेशी वस्तुओं, विदेशी सोच का, विदेशी विचारधारा का बहिष्कार नहीं करेंगे तो तक स्वदेशी कैसे आ सकता है। तो एक तरफ हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, साथ ही साथ स्वदेशी को अपनाना है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भारत के उद्धार के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता बताई और बताया कि ये आर्थिक पुनर्निर्माण भारतीयों द्वारा होना चाहिए। इसके लिए हमें किसी विदेशी निवेशक की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, स्वराज्य की बात करें तो स्वराज्य, जैसा कि आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, इसे मैं पाकर रहूंगा। या अरविंद घोष कहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? हमारा जीवन का श्वास है हमारी, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये इनके मूल मंत्र हैं: राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वराज्य। मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो भारतीय समस्याओं का हल कर सके, ना कि विदेशों से आयातित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। क्या लगता नहीं इनके विचार प्रासंगिक हैं? आज के युग में भी कहीं ना कहीं लागू हो रहे हैं। हम उसी राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ तो नहीं जा रहे कि एक ऐसी शिक्षा का मॉडल किए बनाया जाए जिसमें सारे भारत के लोग, सारी संस्कृति, सारी भाषाओं का समावेश हो सके। स्वदेशी की बात करें तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये उसी तरह के सिद्धांत है जो वर्तमान में चल रहे हैं। और आज भी राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं कि स्वराज अपने देश की ही नीति सबसे बेहतर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन उग्रवाद की नीतियां हमें थोड़ी सी प्रासंगिक भी लगती है। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध देखें तो भारत स्वराज यानी अपने स्वदेशी हितों को वरीयता दे रहा है, अपनी विदेश नीति में उन मुख्य मुद्दों को रख रहा है जिसमें स्वदेशी वरीयता हो। तो कहीं ना कहीं ये उग्रवादी मुद्दे आज के संदर्भ में दिखाई देते हैं कि शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, भारतीय परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए।
ये तो बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, पर एक बात आपको और बता दें कि इन्होंने भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण करने की जो प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया में इन्होंने विदेशी यानी पश्चिमी तकनीक पर ही जोर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जहां अंग्रेजी शासन पद्धति का विरोध कर रहे हैं, वही भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण पर पश्चिमी तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं, पर शासन प्रणाली पर विदेशियों को या ब्रिटिश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दो अलग अलग बातें हैं। शासन प्रणाली, किसका शासन होना चाहिए? स्वराज यानी स्वयं का होना चाहिए। पर जब उद्योगों की बात आएगी, जब आर्थिक पुनर्निर्माण की बात आएगी, तो किसकी बात करेंगे? पश्चिमी तकनीक के विकास की बात करेंगे कि पश्चिमी तकनीक की बात होनी चाहिए। और जहां तक शासन की बात है, तो ये बात करेंगे कि भारतीय शासन परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहिए, भारतीय संस्कृति को ही आगे बढ़। तो इन्होंने नीति क्या थी इनकी? इन्होंने भारतीय संस्कृति पर जोर दिया, भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाना चाहा। भारतीय संस्कृति का गौरव कि हमें अपनी प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं लेनी है, भारतीय विचारकों से लेनी है, भारतीय शासकों से हमें शासन पद्धति को समझना है, अशोक से समझना है, कौटिल्य से समझना है, चंद्रगुप्त से समझना है। ये सारी चीज देन किसकी है? इन उग्रवादियों की। इसलिए इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए और लोगों को भारत की संस्कृति से गौरवान्वित किया। तब तो वो स्वराज्य की बात करेंगे। देखो हो क्या रहा है, जहां पर उदारवादी कह रहे हैं विदेशी शासन बेहतर है, वरदान है क्योंकि वो हमें सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन उग्रवादी कह रहा है ये सभ्य बनाने नहीं आए हैं, हम तो स्वयं पहले सभ्य हैं। जिस देश में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी स्थल है, अरब आक्रमण के दौरान जिस देश की ज्ञान विज्ञान यूरोप पहुंचा और इस यूरोप के हमारे ज्ञान विज्ञान से यूरोप का विकास हुआ, तो हमें किसी सभ्यता की आवश्यकता नहीं। जब पूरा यूरोप अंधकार युग में था, तब भारत में ज्ञान की ज्योति जल रही थी। तब हम आर्यभट्ट बता रहे थे, सूर्य सिद्धांत दे रहे थे, ब्रह्मगुप्त बता रहे थे, पाल काव्य हैं, इन सारे नाम आपने सुनोगे, सुश्रुत है, चरक है। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति में अपनी विश्वास प्रकट किया और उस भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान विज्ञान को अंग्रेजों से बेहतर बताया और कहा भारत को विकास करने के लिए, स्वयं को आत्मगौरव बनाने के लिए, अपने विश्वास को पैदा करने के लिए कहीं बाहर से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं। सारे प्रेरणा के तत्व भारतीय संस्कृति में पहले से मौजूद हैं। इसलिए आपको अंग्रेजी शासन की आवश्यकता नहीं, स्वयं के शासन में इतनी क्षमता है कि वो आपका विकास कर देगी। इसलिए वो स्वराज्य की बात करने लगे। आगे देखें, इन्होंने जनता को अपने आंदोलन में शामिल किया। महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां उदारवाद में हम देख रहे थे, उदारवाद जो है वो जनता को शामिल करने में असफल रहा, या हम कहें उनको जनता की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। लेकिन इन्होंने इस बात का महत्व समझा कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जनता की भूमिका बड़ी होती है, और जब तक जनता साथ नहीं है, हम अंग्रेजों पर दबाव नहीं बना सकते। इसलिए हमें अपनी नीति को, अपने कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जनता की बड़ी आवश्यकता होगी। इसलिए इन्होंने जनता की आवश्यकता पर बल दिया। दूसरा, इन्होंने बात की कि अगर आजादी प्राप्त करना है, स्वराज्य प्राप्त करना है, तो आवश्यकता है सर्वस्व निछावर करने की। जब तक आप सर्वस्व निछावर नहीं करेंगे, तब तक आप आजादी प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वस्व निछावर करने की जो अवधारणा है, उसका तात्पर्य है कि अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित करना होगा। केवल आजादी नहीं, वंचित वर्ग को न्याय,
विकास, समानता, ये सारी चीजें आपको जोड़नी होगी। और यही विचारधारा बाद में क्रांतिकारी विचारधाराओं का भी प्रमुख बिंदु बन गई और उन्होंने सर्वस्व निछावर में बलिदान को प्रमुखता दी, आत्म उत्सर्ग को प्रधानता दी कि अपना सब कुछ त्याग देने, राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना जो है, ये विचारधारा का थोड़ा सा तीव्र रूप जो है हमको क्रांतिवाद में दिखाई देता है। तो ये मुख्य विचारधारा उग्रवाद की। उग्रवाद जो है 1905 से लेकर 1919 तक छाया रहा। कब से कब तक छाया रहा, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, 1905 से लेकर 1919 तक छाया रहा। यह उग्रवाद का दौर था। हम इसे उग्रवाद का दौर अवश्य कहते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और 1907 में आते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस उग्रवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा दोनों के मध्य टकराव होना शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ मान रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य भारत का विकास था। दोनों के उद्देश्य भारत के लोगों की दुर्दशा को सुधारना था। उद्देश्य दोनों के नेक थे, पर मार्ग अलग था। इसको लेकर सूरत में झगड़ा हो गया, जिसे हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। यह सूरत विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा धक्का देने वाला कार्य था, क्योंकि उग्रवादी ना तो कांग्रेस पर पूरी तरह काबिज हो पाए और ना ही वो कांग्रेस को संचालित कर पाए। इस सूरत अधिवेशन के माध्यम से उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, इसलिए उग्रवादी विचारधारा ज़्यादा प्रबल रूप ना ले सकी, वह कार्य रूप में पंडित ना हो सकी। उसके कार्यक्रम हमको नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसकी विचारधारा जीवित रही, जो आने वाले काल में गांधीवादी आंदोलनों का प्रमुख अंग बनी। क्योंकि इनकी विचारधारा क्या थी? निष्क्रिय प्रतिरोध। ये शब्द आपने कई बार सुनेंगे आप, निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब होता है कि बिना हिंसा के किसी का विरोध करना। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? बिना हिंसा के किसी का विरोध करना। धरना, हड़ताल, बंद, जुलूस, ये सारी चीजें करना, लेकिन बिना हिंसा के करना। इसे हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाल बालपाल, जो आप नाम सुनते हैं, वो निष्क्रिय प्रतिरोध के। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की प्रमुख विचारधारा नहीं बन सकी। तो होगा क्या? उग्रवाद बिखर जाएगा। जहां उग्रवाद शुरू ही हुआ था, वहीं उग्रवाद के बिखरने की तैयारियां भी शुरू हो गई। तो इसकी क्या हो गई है? एक प्रकार की असफलता का कारण हो गई, या हम कहें इसकी कमी हो गई, या इसकी समस्या हो गई। सूरत विभाजन ने बड़ा दुष्प्रभाव डाला राष्ट्रीय आंदोलन पर। दूसरा दुष्प्रभाव क्या देखेंगे हम? लाला लाजपत राय को दबाव डालकर भारत से बाहर भेज दिया गया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। तो ये सारी जो दमनकारी गतिविधियां अंग्रेजों की थी, उन दमनकारी गतिविधियों के कारण ये उग्रवाद आंदोलन कमजोर पड़ गया। तो पहला तो सूरत विभाजन हो गया, दूसरा लाला लाजपत राय का विदेश जाना, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज देना। इससे क्या हुआ? जो प्रमुख नेता हैं वो उनके जब बाहर होंगे तो ये समस्याएं पैदा होंगी। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आएगा, जिसे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 1911 में राजद्रोह अधिनियम आएगा, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेजों के विरुद्ध बात कर रहा है उसे राजद्रोह यानी क्राइम अगेंस्ट स्टेट के तहत उसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं कि उसने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, जिसके कारण क्या हुआ? इन उग्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ने का या प्रखर होने का या पुष्पित या पल्लवित होने का वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। दूसरी बात हम कहें, जो एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है, ये दो आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अगला तीसरा बिंदु है यहां पर धार्मिक प्रतीकों पर जोर। उग्रवादी जो है वो प्रेरणा ले रहे थे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से, प्राचीन भारतीय संस्कृति से। तो कुछ विचारकों लेखकों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं हिंदूवादी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि इन्होंने शुरू किया जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, और जो इनके नारे थे वो कहीं ना कहीं प्राचीन भारत के थे। प्रेरणाएं थी कौटिल्य थी, प्रेरणाएं जो थी वो भारत के प्राचीन राजा थे, जिस कारण से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है सांप्रदायिकता का विकास। इसको हम काउंटर भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो हमारा एक अध्याय होगा सांप्रदायिकता का विकास, उस पर हम इसके पक्ष विपक्ष दोनों बात कर सकते हैं। अभी एक छोटी सी जानकारी होगी कि धार्मिक प्रतीकों पर जोर देने से असफलता कमी है इसकी समस्या, इसकी चुनौती रही है, जिसके कारण उग्रवाद को पीछे हटना पड़ा, जिसके कारण से उग्रवाद को असफल होना पड़ा। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं उग्रवाद के असफल होने के। पहला तो उग्रवाद और उदारवाद का संघर्ष, जो सूरत विभाजन के रूप में दिखाई दिया, जिसके कारण उग्रवाद पनप नहीं पाया। दूसरी हमने बात की थी कि लाला लाजपत राय को विदेश भेज दिया गया, बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया गया, और जब जेल से आएंगे तिलक जी तो होम रूल आंदोलन शुरू करेंगे, पर असहयोग के समय ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो फिर प्रबल रूप नहीं हो पाएगा। पर इनके योगदान को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस पर जोर डाला, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया, स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे तीन महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए, जो आने वाले आंदोलनों का प्रमुख रूप बने। तो क्या क्या योगदान होगा इनका? जनता को शामिल करना, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करना, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वराज्य की बात करना, जो उदारवाद के काल में तो संभव नहीं थी। इसलिए जब बंग भंग हुआ तो उग्रवाद को बढ़ावा मिला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 1907 के सूरत अधिवेशन में वो सारी बातें वहीं की वहीं खत्म हो गई, लेकिन उग्रवादियों का ही दबाव था कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के मंच से पारित हुआ। ये प्री में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं क्रांतिवाद। क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिवाद की बात करेंगे। क्रांतिवाद का भी मूल उद्देश्य, मूल मंत्र क्या है? आजादी, स्वतंत्रता, स्वराज। तरीका क्या है? तरीका है हिंसा। इनका विश्वास है बम बंदूक की राजनीति में। इनका यह मानना है कि इस देश के हमारा है, अंग्रेजों ने हम पर अधिकार किया है, तो हम इनसे मांग क्यों रहे हैं? हम याचक क्यों हैं? संघर्ष करें, उन्हें देश से बाहर निकालें। इसलिए इनका जो दर्शन है, इनकी जो फिलॉसफी है, वो किससे जुड़ी हुई है? बम बंदूक से जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि अंग्रेजों को ऐसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। हम उदारवाद भी देख चुके हैं, उग्रवाद का भी रूप देख चुके हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। ये सुनने वाले नहीं हैं। इन बहरों लोगों को सुनाने के लिए बम का धमाका होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की विचारधारा जो है वो सामने आना शुरू हुई, जिसे हम क्रांतिवाद के नाम से जानते हैं। अब अगर इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दो चरण हैं क्रांतिवाद के। एक गांधीवाद के पहले है और एक असहयोग आंदोलन के बाद में है।
जिसे हम एक अलग विषय में भी चर्चा कर सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण क्या हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों आगे आईं, और क्रांतिकारी गतिविधियों के मूल कार्यक्रम क्या थे, उनकी सफलता क्या थी, उनके योगदान क्या थे, वो एक अलग विषय होगा। हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा मूल विषय गांधीवाद है। तो ये आपको याद रहेगा, इनका लक्ष्य क्या है, आजादी स्वराज। दूसरा एक कहना है क्या है कि स्वराज्य जब प्राप्त होगा, मान लो हम आजाद हो गए, तो आजादी के पश्चात किसका शासन होगा, तो इनका कहना है कि सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। किसका शासन होगा, सर्वहारा, मतलब कहीं ना कहीं ये समाजवाद मार्क्सवाद के सिद्धांतों से भी प्रेरित है। यही बात आपको रूस की क्रांति में भी दिखाई दे रही होगी, सर्वहारा वर्ग का शासन। सर्वहारा मतलब यहां पर सर्वहारा का तात्पर्य है किसान और मजदूरों का शासन। इस सर्वहारा वर्ग के शासन की बात करते हैं कि जिस दिन हम हिंसा के माध्यम से, बम बंदूक की रणनीति के माध्यम से सफल होते हैं, स्वराज्य आजादी प्राप्त करते हैं, तो आजादी पर किसका शासन होगा, सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। और सर्वहारा वर्ग में कौन आते हैं, किसान और मजदूर। मतलब क्या हुआ इनका, ये सरकार चलाएंगे, सरकार में इन वर्गों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। और दूसरा, अगर कल को स्वराज्य के बाद आर्थिक विकास भी करना होगा, जो उद्योग स्थापित होंगे, वो उद्योग पर मजदूरों की भी भागीदारी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है क्रांतिकारी मार्क्सवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। किसकी भागीदारी होगी, मजदूरों की। और अगर आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें तो हमारे नीति तत्वों में दिया है उद्योगों में कर्मकारों की भागीदारी, प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। यही वो सिद्धांत है जो आगे चलकर हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करते, किसानों के कल्याण की बात करते, मजदूरों के कल्याण की बात। पता हमने कहीं ना कहीं अपने जो संविधान का जो दर्शन है, हमारा जो संविधान की विचारधारा है, कहीं ना कहीं वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित रही है। क्यों रही है प्रेरित, क्योंकि उस संविधान सभा में जो व्यक्तित्व रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं, उनकी भागीदारी रही है, उन्होंने उस राष्ट्रीय आंदोलन को महसूस किया है, इसलिए उन्होंने उन आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास संविधान के माध्यम से किया है। चाहे वो उग्रवादी विचारधारा हो, चाहे वो उदारवादी विचारधारा हो, चाहे वो गांधीवादी विचारधारा हो। तो यही कारण है कि हमने भी उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की बात। देखिए, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, सुनने बड़ी आकर्षक हैं, पर व्यवहार में हम देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था को लागू कर पाना बड़ा कठिन है। रूस देख लें हम यहाँ पर, जो कि समाजवाद का पुरोधा था, जब यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, वहां पर भी समाजवाद विफल हो गया और कहीं ना कहीं हमें पूंजीवाद की तरफ जाना पड़ा। तो क्लियर है इनकी रणनीति क्या है, हिंसा बम बंदूक के द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति, और स्वराज्य किसका होगा, सर्वहारा वर्ग का होगा, जिसमें किसान होंगे, मजदूर होंगे। आर्थिक विकास होगा, उद्योग स्थापित होंगे जिनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, पर उद्योगों में मुख्य दबदबा किसका होगा, मजदूरों का होगा। मतलब मजदूरों के पक्ष में ज्यादा है, ना कि मालिकों के पक्ष में। अब इनके कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम यह है कि लोगों में आजादी और राष्ट्र के प्रति प्रेम को बढ़ाना, वो भूख बढ़ाना, जिसके कारण लोग आजादी के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए तैयार हो सके। तो इनका एक मूल कार्यक्रम है। लेकिन लोगों तक पहुंचे कैसे, तो इनका तरीका पैम्पलेट बांटो, आप घर घर जाओ, नुक्कड़ नाटक करो। क्या तौर तरीके हैं, नुक्कड़ नाटक, पैम्पलेट का वितरण करना। कॉलेज में जो जलसे होते हैं, वार्षिक सम्मेलन होते हैं, वहां जाकर गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। आपने देखी होगी मूवी लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जहां पर वो वार्षिक सम्मेलन में जाके अपनी बात जाकर रखते हैं और गीत के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, संगीत, नाटक, साहित्य, पंपलेट, प्रेस के माध्यम से करना। लेकिन एक क्रांतिकारी आंदोलन बड़ा गुप्त होगा, सार्वजनिक रूप से ये काम तो हो नहीं सकता कि जहां पर वो लोग खड़े हो जाएं कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, लाइए लोग हमें चंदा दीजिए। इसलिए इनको एक और कार्यक्रम का हिस्सा क्या, धन। और धन क्यों जरूरी है, बंदूक के लिए, बम के लिए, पिस्तौल के लिए धन कहां से आएगा। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, डकैती भी कर सकते हैं। डकैती मतलब
जो अंग्रेजी राजकोष को लूटना, भारतीयों को नहीं, अंग्रेजी राजकोष को लूटना, लोगों से चंदा लेना। देखिए, एक तरफ गांधीवाद कहता है साध्य और साधन की पवित्रता, मतलब गांधी जी कहते हैं लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए और उस पर चलने वाला मार्ग भी पवित्र होना चाहिए। पर क्रांतिकारी क्या कह रहे हैं? लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। हम लक्ष्य पर मुख्य जोर देते हैं, मार्ग ये हमारी मजबूरी है। डकैती हमारा मुख्य प्रोफेशन नहीं है, मुख्य पेशा नहीं है। आप अगर बारिंद्र घोष को पढ़ेंगे, भगत सिंह को पढ़ेंगे, तो वो स्वयं कहते हैं कि ये हमारा मुख्य कार्य नहीं है, पर इस आज़ादी के लिए हमारी मजबूरी है। और हम भी रक्तपात में विश्वास नहीं करते। अगर आप भगत सिंह अच्छे से पढ़िए, भगत सिंह खुद कहते हैं मैं रक्तपात में विश्वास नहीं करता, पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बारिंद्र घोष ने अपनी पुस्तक भवानी मंदिर में क्रांतिकारी संस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं और क्रांतिकारी के लक्ष्य क्या हैं, उसमें भी इस बात को मानते हैं कि हिंसा हर चीज का विकल्प नहीं है। पर वर्तमान युग में, मतलब अर्थात उस राष्ट्रीय आंदोलन के युग में, उनका कहना हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हम उदारवाद से भी निराश हो चुके हैं, उग्रवाद से भी निराश हो चुके हैं। और जब असहयोग आंदोलन गांधी जी का असफल रहा, तो फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां उभर कर सामने आने लगी। इसलिए 1924 हो, 1928 हो, HRA हो, HSRA हो, वो आप सब सारा कुछ आपने पढ़ा है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि गांधीवाद पर ही विश्वास कम हो रहा है। तो इनका कहना हमारे पास कोई विकल्प मौजूद नहीं, लेकिन हम मूलतः समाजवाद पर विश्वास करते हैं। हम सबके विकास की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग के विकास की बात करते हैं। तो ये इनका मूल उद्देश्य नहीं। कभी आप इस गलतफहमी को मत रहिएगा कि इनका मूल उद्देश्य है। ये लक्ष्य इनका बहुत पवित्र है। लक्ष्य क्या है? आजादी। और दूसरा इनका काम क्या है कार्यक्रम में? कांग्रेस की भिखमंगी राजनीति का विरोध करना। जिसे मैंने प्रारंभ में कहा था, हम याचक थोड़ी ना, देश हमारा है। हम किससे मांग रहे हैं कि देश हमें दे दो? अरे भाई, ये हमारा देश है, हमें उनको बाहर से खदेड़ देना है, यहां से उनको यहां से निकाल देना है। किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। तो यह है उनकी विचारधारा, यह है क्रांतिकारियों के कार्यक्रम। और क्रांतिकारियों ने तरीके चाहे जो भी हो, उस काल में कुछ लोगों ने इन्हें आतंकवादी तक कह दिया कि ये आतंकवादी है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दलों ने उनसे दूरियां भी बना ली। इसलिए क्रांतिकारियों को वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। उसके 2-3 कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला तो उस काल में प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा उन्हें पहचान न देना। जनता में वो अत्यंत लोकप्रिय थे, परंतु विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं ने, महान व्यक्तित्व लोगों ने इन्हें स्थान नहीं दिया। दूसरा, इनका संगठन बड़ा गुप्त होता था, इनकी कार्य प्रणाली गुप्त होती थी, इसलिए हमें इनके कोई दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हो सके जिससे हम इनके सबूत के तौर पर बता सके क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया हुआ है। और इनका लक्ष्य भी उसी तरह था जिस तरह आज़ादी प्राप्त करना था। इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए, यद्यपि वर्तमान दौर में उन पर अध्ययन जारी है। भगत सिंह हो, भगवती चरण बोहरा हो, दुर्गा भाभी हो, सचिंद्र नाथ सन्याल हो, इन पर काफ़ी अभी खोज चल रही है। तो जैसे सामने आता तो हमारा इतिहास में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगला प्रश्न आता है, इनकी कमी क्या रही है? कमी अर्थात कि क्यों पूरी तरह सफल नहीं हो पाए? तो सबसे बड़ा कारण है गुप्त रणनीति। जब रणनीति गुप्त होगी, क्योंकि इनका तरीका ऐसा है हिंसा, तो सार्वजनिक तौर पर नहीं जा सकते ना सबके साथ। और दूसरा, एक ऐसा मार्ग है जहां पे आपको परिवार छोड़ना, अपना जीवन बलिदान कर देना है, तो आपको वो लोग नहीं मिले। ज्यादातर लोग इस प्रकार की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग प्राप्त नहीं हो पाए इन क्रांतिकारी लोगों को। दूसरा, इनका क्या मुद्दा है? केंद्रीय संगठन का अभाव है इनके पास। एक ऐसा संगठन नहीं इनके पास जो राष्ट्रीय स्तर का हो, क्योंकि ये एक लोग हैं जो छुप कर मिलते थे, अपना एक संगठन बनाते थे और स्थानीय स्तर पर बड़े विश्वास के साथ बड़ा चुन चुन कर लोगों को भर्ती करते थे।
इसलिए एक संगठन नहीं बन पाया जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का था, जैसे कांग्रेस संगठन था। इसलिए इनके पास केंद्रीय संगठन का क्या था, अभाव था। और दूसरा, सामाजिक आधार भी व्यापक नहीं था। क्योंकि जैसे कि चर्चा कर चुके हैं कि हिंसात्मक गतिविधि में ज्यादातर लोगों का विश्वास नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। और अगला कमी क्या है इनकी, अंग्रेजों का दमन चक्र। इनके उद्देश्य अच्छे हैं, विचारधारा अच्छी है, पर जिस बंदूक से लड़ रहे हैं, जिस पिस्तौल से लड़ रहे हैं और जिसके समक्ष लड़ रहे हैं, वो इनसे कई गुना अधिक ताकतवर है। यह तो मानना पड़ेगा कि इन्होंने उस उतनी बड़ी शक्ति से संघर्ष लेने की इच्छा जाहिर की, इच्छा ही नहीं जाहिर की, उसे कार्य रूप में परिणित किया। और केंद्रीय असेंबली में जाकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम भी फेंका और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने का भी जुनून इनको दिखाई दिया। पर जिस शक्ति के आगे लड़ रहे थे उसका पूरे विश्व में शासन था। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, हम देखते हैं इंग्लैंड की जीत दिखाई देती है। उसके पूर्व भी हम देखें, चाहे टर्की की समस्या हो, नेपोलियन का मुद्दा हो, हर जगह इंग्लैंड हावी रहा है। उस महाशक्ति से ये छुटपुट क्रांतिकारी कैसे मुकाबला करते हैं। जोश अलग बात है, पर व्यवहारिक स्थिति अलग है। इसलिए ये अंग्रेजों के दमन चक्र के आगे सिर झुकाना पड़ा या हार गए। सिर झुकाना शब्द ठीक नहीं होगा, हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया, अपना अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया। ये बात गांधी जी बहुत अच्छे समझते थे कि इस अंग्रेजी सरकार के समक्ष हम हिंसात्मक तरीकों से जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ से बम पिस्तौल चलाएंगे तो वहाँ से टैंक या हो सकता है कि हमें हवाई युद्ध से सामना करना पड़े, और हम इतने सक्षम नहीं हैं। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, शांतिपूर्ण मार्च में विश्वास करते थे। और जब लगता था कि अंग्रेज दमन चक्र पर उतारू हो जाएंगे तो गांधी जी वहीं पर अपना आंदोलन रोक देते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था अपनी जनता को बचाना। ऐसा ना हो जनता गुस्से में जाए और जनता हिंसात्मक गतिविधियों पर लिप्त हो जाए, जिससे अंग्रेजों को भी अवसर मिल जाए भारतीयों का दमन करने का। इसलिए गांधी जी क्या करते थे, संघर्ष करते थे, समझौता करते थे, फिर पुनः संघर्ष करते थे। आंदोलनों में के बीच को रोककर अपनी ऊर्जा को संचित कर अगले आंदोलन में प्रयोग करते थे। तो कहां से सीखने मिला गांधी जी को, क्रांतिकारियों से सीखने मिला कि इस महान शक्ति से नहीं जीत सकते। दूसरा, गांधी जी की लैब कहां थी, दक्षिण अफ्रीका थी। वहां पर वो सारा कुछ देख चुके थे, इंग्लैंड में पढ़ चुके थे, तो भली भांति इस बात से परिचित थे कि इस अंग्रेजी शक्ति से मुकाबला बम और बंदूक से नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। और अगला मुद्दा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ये बड़ा विवादित विषय है जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उद्देश्य क्या था इनका, स्वराज, आजादी, स्वतंत्रता। इन्होंने बम और बंदूक के माध्यम से, चाहे हम बारिंद घोष से लेकर सूरसेन की बात करें, चिटगांव आर्मनी केस आपने सुना होगा, और बारिंद घोष ने भवानी मंदिर अनुशीलन समिति, फिर चाफेकर बंधु, विदेशों में चल रही क्रांतिकारी गतिविधियां, ये अपने उद्देश्य को सफल नहीं हुए। लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों का, विचारकों का मानना है, तो क्या गांधीवादी आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए? असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिला दूंगा। लोगों को बड़ी उम्मीदें लगी, लोग असहयोग आंदोलन में जुड़ गए, यहां तक कि क्रांतिकारी विचारधारा वाले, उग्रवादी विचारधारा वाले सब साथ आ गए। किसान आ गए, मजदूर आ गए, महिलाएं आ गई। तो क्या 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य मिला? नहीं मिला। तो क्या गांधी का आंदोलन सफल कहा जाएगा या असफल कहा जाएगा? अगर हम लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से क्रांतिकारियों को असफल कह रहे हैं, तो गांधीवाद का भी आंदोलन असफल है। सबने अज्ञा आंदोलन में गांधी ने कहा था नमक कर समाप्त हो जाना चाहिए। साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा की थी। अंत में गांधी इरविन समझौता हुआ, क्या नमक कर समाप्त हुआ?
सिर्फ तटीय क्षेत्रों के लोगों को नमक बनाने की छूट। क्या वो भगत सिंह की फांसी को टाल पाए? जहां तक भारत छोड़ो की बात है, तो भारत छोड़ो में क्या अंग्रेज भारत से चले गए थे? 1942 में शुरू हुआ आंदोलन और आज़ादी मिली 1947 में, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1947 के बीच के जो घटनाक्रम हम देखते हैं, उसमें गांधी जी का कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं है। तो गांधी जी के भी आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाए। तो हमारा कहना यहां पर है कि लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कार्य पद्धति, रणनीति और कितने पवित्र उद्देश्य, उस बात को ध्यान में रखा जाता है। इस आज़ादी में हर किसी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी ना, एक कौवा रहता है, पानी मटके में ऊपर नहीं आता है, तो वो एक एक पत्थर डालता जाता है, तो फिर पानी ऊपर आ जाता है। वैसे एक एक पत्थर क्या है? वो उदारवाद का है, उग्रवाद का है, क्रांतिवाद का है, गांधीवाद का है, जन आंदोलनों का है, मजदूर आंदोलनों का है, कहीं सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का है। इस सारे पत्थरों ने पानी को बाहर निकाल दिया, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। तो हर किसी का कहीं ना कहीं योगदान है, किसी एक व्यक्ति के योगदान को हम नहीं ठहरा सकते। ये आज़ादी सबका संघर्ष है, ये आज़ादी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का संघर्ष है। तो क्रांतिकारियों की जो असफलता है उसके पक्ष में यह है, पर योगदान क्या है उनका? क्या देकर गए वो हमें? सबसे बड़ा देकर गए देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति मर मिटने की भावना। क्या योगदान रहा क्रांतिकारियों का? देश के प्रति प्रेम, मर मिटने की भावना। क्योंकि इनका मानना था कि यह देश देवी है, भारत माता है, और अगर हम अपनी मां की रक्षा नहीं कर पाए तो किसकी रक्षा करेंगे? तो मां के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। इस मां की सेवा के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, और आज हमारी मां बंधन में है, हमारी मां कष्ट में है, सताई जा रही, विदेशी अताताई उसे चारों तरफ से नोच रहे हैं। तो क्यों ना उन विदेशी अताताइयों को नष्ट किया जाए। ये भाव जो है हमारे मन में क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रांतिवाद की विचारधारा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उसके आदर्श आज भी अपने हृदय में हम सजोए हुए हैं। तो सबसे बड़ा योगदान क्या हो गया? क्रांतिकारियों के आदर्श या क्रांतिकारी या उनके आदर्श आज भी हमारे हृदय में है। जिनसे हम प्रेरणा लेते रहते हैं। और ये केवल आजादी नहीं है। क्रांतिकारियों का मानना था आजादी मतलब सबका विकास। यही तो गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का कहना क्या है? हर आंख से आंसू पोंछना। यही तो क्रांतिकारी कहते हैं कि जब तक मजदूरों, किसानों का भला नहीं होगा तब तक इस आजादी का मतलब क्या है। तो उनकी विचारधारा, उनके आदर्श, देश पर मर मिटने की भावना, इन्हीं की देन है। अगला बिंदु है समाजवादी सिद्धांत कौन देकर जा रहा है? क्रांतिकारी, जो आगे चलकर समाजवाद के रूप में भारत में विकसित होंगे। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पंचवर्षीय योजना हो या हमारे नीतिगत तत्व हो, कहीं ना कहीं समाजवाद का ही तो रूप है। तो समाजवादी विचारधारा किसके माध्यम से दी गई है? जब आप उत्तर लिखेंगे ना, तो इस उत्तर को आप संविधान तक पहुंचाएंगे, पंचवर्षीय योजनाओं तक पहुंचाएंगे। कोई कह सकता है आपसे कि वर्तमान में तो ऐसा दिखता नहीं है। 1991 के बाद जो हमारी नई औद्योगिक नीति आई, जहां पर हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण लेकर आए, तो अब सरकार कहाँ समाजवाद है? तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी भूमिका सीमित की है शासन करने के संबंध में, ना कि कल्याण करने के संबंध में। अब हो क्या रहा है? लेस गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। छोटी सरकार, बड़ी गुणवत्ता, सुशासन पर जोर दिया जा रहा है। तो आज भी सरकार अपने इस समाजवादी लक्ष्य से पीछे नहीं हटी है। सरकार लोगों को आधारभूत चीजें उपलब्ध कराने के लिए आज भी प्रतिबद्ध है। तो ये समाजवादी लक्ष्य हैं इस आधुनिक युग में, इस पूंजीवाद युग में भी आज भी यथावत बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि और उस काल में क्या योगदान था इन्होंने, उनकी क्या सफलताएं थी।
तो उस काल में देखें तो जो राजधानी परिवर्तन है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के दबाव के कारण राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई, क्योंकि कलकत्ता जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। इसलिए राजधानी कहां से कहां परिवर्तित की गई, कलकत्ता से दिल्ली। और बंग भंग को रद्द करना भी क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये क्रांतिकारियों का योगदान है, इस देश से जुड़ाव है और आज भी उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं। इसके बाद हम अगले विषय में प्रारंभ करेंगे गांधीवाद। हमने उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिवाद इसलिए समझा है जिससे हम गांधीवाद को बेहतर समझ सकें। अगर हम केवल उदारवाद की चर्चा करें तो उदारवाद एक बड़ा टॉपिक है, उग्रवाद भी एक बड़ा टॉपिक है, क्रांतिकारी में बहुत विषय हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। भगत सिंह की विचारधारा पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी कार्य पद्धति पे चर्चा कर सकते हैं, अनुशीलन समिति पे चर्चा कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हो सकती, पर हमारा विषय क्या था, गांधीवाद। तो इस गांधीवाद में कौन कौन से तत्व ऐसे हैं, ऐसा गांधी जी ने क्या किया। वास्तव में गांधी जी ने उदारवाद, उग्रवाद, क्रांतिवाद के मध्य सेतु बनाने का काम किया, एक ब्रिज बनाने का काम किया, तीनों की विचारधाराओं का समावेश किया, तीनों के अच्छे अच्छे तत्वों को अपने गांधीवाद में जोड़ा। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका से वो एक नई विचारधारा लेकर आए। केवल विचारधारा लेकर नहीं आए, वो टेस्टेड थी, सर्टिफाइड विचारधारा थी, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी विचारधारा का सफल प्रयोग कर चुके थे और उन प्रयोगों को उन्होंने भारत में भी किया। अब वो प्रयोग जो थे वो प्रयोग ना होकर एक प्रकार की विचारधारा बन चुकी थी, क्योंकि उनके लक्ष्य पता थे, उनके परिणाम उन्हें पता थे। इसलिए हमारा अगला विषय होगा गांधीवाद और किस तरह गांधीवाद आगे बढ़ा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कुछ लेखक कहते हैं कि गांधी जी के आंदोलन सफल नहीं हुए, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, असहयोग हो, सबने अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो, लेकिन उस काल में भी और वर्तमान काल में भी गांधी जी बड़े लोकप्रिय रहे। उस काल में लोग गांधी जी की एक झलक देखने के लिए कई किलोमीटर दूर चले आते थे कि ट्रेन से दिख जाएंगे, एक हाथ हिलाएंगे, या कभी मोटर कार में दिखाई देंगे, या कभी अधिवेशन में दिखाई देंगे। तो गांधी का ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व क्या था, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। गांधी ही क्यों सफल हुए, या गांधी के व्यक्तित्व में क्या था कि वो एक जनता के मसीहा बन गए, जनता के नेतृत्वकर्ता बन गए। उनके व्यक्तित्व में क्या है, क्या वो तानाशाह हैं, साधु हैं, संत हैं, क्या उनकी भूमिका है, ये सब हम अगले विषय में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये बड़ा तथ्य है कि इतना आंदोलन असफल होने के बाद भी क्रांतिकारी लोकप्रिय नहीं हुए, उग्रवादी लोकप्रिय नहीं हुए, पर गांधीवाद लोकप्रिय हुआ। ये भी एक बड़ा रहस्य का विषय है और इस रहस्य के कुछ बिंदु हैं कि वो क्यों हुए, उन रहस्य पर हम विचार करेंगे। चलिए इंतजार करिए अगले विषय तक। गांधीवाद। धन्यवाद।